एएस लेवल कंटेंट जो आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक, और ए लेवल कंटेंट आपका चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक। ये एक ही स्क्रीनशॉट पे आपको ये सारा दिख रहा है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन सब टॉपिक्स हैं इसके। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, यूजर डिफाइंड क्या होती हैं, बेसिक क्या होती हैं, यूजर डिफाइंड क्या होती हैं। फिर इसका सेकंड टॉपिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस है। फाइल को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो, ओपन करते हो, कौन कौन से मॉड्स होते हैं, और इसमें सीरियल, सिक्वेंशियल और रैंडम फाइल एक्सेस में फ़र्क क्या होता है। ये 13 पॉइंट के अंडर टॉपिक में ही ये सारा बताया जाएगा। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो डाटा है इसको आपने रिप्रेजेंट अगर करना है तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने बाइनरी नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। और फिर अगर आप चाहो तो आप अपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप डेसिमल पॉइंट्स को किस तरह, जैसे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसको मैनिपुलेशन कैसे होगी, फ्लोटिंग पॉइंट होते क्या हैं। ये पूरा चैप्टर में मेजर इसमें तीन ही टॉपिक्स हैं, तीन इसकी डिवीजन की गई हैं। मेन जो टाइटल है, डेट हाउ टू रिप्रेजेंट योर डेटा। डेटा आपको जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और डेसिमल, हेक्साडेसिमल, उसी की नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने हमारे साथ चैप्टर 1 किया हुआ है उसके लिए इजी है चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन का, अगर आप कर रहे हो। और जब आप मेरे से आप चैप्टर नंबर 2 अगर आपने स्टडी किया हो, उसके एडवांस जो वर्जन है या लेवल है वो कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है। ये ऑलमोस्ट हम हाफ ऑफ द चैप्टर हम कर चुके हैं 220 पे। तो अगर आप 220 पे ज्वाइन कर लो तो ये सेकंड हाफ में आपको एडवांस वर्जन मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट हम खत्म, जब तक ये चैप्टर 13 खत्म होगा उधर से 2 खत्म हो जाएगा, इधर हम 14 पे आ जाएंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 13, बट यू नीड मोर कंसंट्रेशन, मोर तवज्जो, more background knowledge if you want to go through this chapter content. Data representation. Title of this chapter is Data Representation. In this chapter, you will learn about these few topics. What is meant by user-defined data type? Number one, the definition and use of. There are two different versions of a user-defined data type. First one is non-composite. Second one is composite. What is the difference between composite and non-composite? Just wait for a while, inshallah. We will discuss what is the difference between user data type, non-composite and composite data type. The choice and design of appropriate, if you are a programmer, and you want to make some kind of software, then you have to know about this theory. Theory जरूरी है। अगर आप कल को सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो थ्योरेटिकली जितना आप स्ट्रांग होगे, साउंड होगे, you can become a more perfect professional programmer. The choice and design of an appropriate user defined data type for given situation or problem. How to organize your file, method of file organization. There are three different versions. First one is serial, second one is sequential, third one is random. And how to access the data of that file. This may be sequential or maybe a direct access. How to store your data or file using hashing algorithm. What is a hashing algorithm? What is the exact theory of hashing algorithm? Inshallah, we will know in few days. And next part is all about how to represent your real number. ये रियल नंबर के लिए होता है स्टूडेंट्स, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट, रियल नंबर्स। रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मेमोरी के अंदर रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। 4 को रिप्रेजेंट करना आता है, डेसिमल नंबर 4 को
6 को, 20 को, 180 को, 128 को रिप्रेजेंट करना आता है. बट हाउ टू रिप्रेजेंट 128.5, हाउ टू रिप्रेजेंट 128.75? तो इसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स के लिए. And how to convert those binary floating point numbers into Denry numbers, or vice versa. Denry value into floating point real number, or real number into Denry numbers. Converting Denry into binary floating, or vice versa. ये देख रहे हो? ये दोनों टॉपिक में आपको क्या कहा जा रहा है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेथड इनटू बाइनरी फॉर्म, सॉरी डेनरी फॉर्म, और डेनरी फॉर्म को रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन. मिसाल के तौर पे 40.5, हाउ टू रिप्रेजेंट योर डेसिमल नंबर डेनरी वैल्यू 40.5. 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए चैप्टर 1 इज ओके, बट if you want to represent your real number part, segment of real number, decimal part 0.5, for this you have to go through these topics. And what is meant by normalization of binary floating point, or what is how to underflow and overflow can occur, कब होती है, और इसमें how to binary representation can lead to rounding errors. ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको वन बाय वन आपके साथ मैं स्टडी करता हूँ. लेकिन एक चीज आज मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का. आपको मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्या आपको चैप्टर 1 की बेसिक नो हाउ है? उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या बेसिक नो हाउ है? ट्राई दीज 2 क्वेश्चन बिफोर यू रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नेम के लिए अप्रोप्रिएट डेटा टाइप क्या होती है स्टूडेंट्स? यू कैन गो विद व्हाट? स्ट्रिंग इज ओके फॉर नेम. चैप्टर 1 में नहीं था ये डेटा टाइप्स हैं कि आप अपने डेटे को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, डेटा टाइप कौन कौन सी अवेलेबल हैं. ये आपको, ये मेरे ख्याल में आपका चैप्टर नंबर 9 में है, डेटा टाइप्स कौन कौन सी है. अगर आप इसके लिए, मैं आपको बेसिक डेटा टाइप की, फिर भी जिनको नहीं भी है, मैं आपको चैप्टर 9 का थोड़ा सा एक लाइट सा व्यू दिखाता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ. मैं जरा बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बता दूं आपको, फिर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ले आऊंगा एडवांस टॉपिक पे. ये देखो चैप्टर 9 में चलते हैं, जहां डेटा टाइप्स को डिस्कस किया गया है, या 10 में किया गया. ये देखो ये डेटा टाइप्स अंडर दिस टाइटल डेटा टाइप, चैप्टर नंबर 10 है. ये देखो इन डेटा टाइप्स के साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा. ये है जी डेटा टाइप्स. कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स डेटा टाइप? ये है जी कॉमन डेटा टाइप्स. टू रिप्रेजेंट योर लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, डेटा टाइप इज boolean. To represent your single alphanumeric character, go with char. If you want to represent your date kind of data, date of birth, date of joining, वगैरह वगैरह, data type is date. If you want to store your whole numbers, positive or negative, integers के लिए data type is number or integer. If you want to store positive or negative decimal point values, go with real. Or if you want to store names, your class, your other information where you have a sequence of alphanumeric character, then go with string. ये जी बेसिक डेटा टाइप, इसके साथ फेमिलियर होना जरूरी है. और अगर आपको ये बेसिक डेटा टाइप में, आप दोबारा से सुन लो, बूलियन, चार टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर, डेट, इंटीजर, रियल एंड स्ट्रिंग. These are the basic data type. If you are a programmer, you have to go through these data type. Jump again to chapter number 13. This is chapter number 13. Now you can tell me what is data type in case of these values. String. If you want to store your students' marks, then go with integer. सर रियल नहीं होगा इंटीजर. सर, इंटीजर तो माइनस इसमें प्लस में अगर आता है स्टूडेंट मार्क हम
इंटीजर, रिकॉर्डेड टेम्परेचर, सर इंटीजर में आएगा। रियल, हाँ, सर इंटीजर। real number, real data type is okay. If you want to store date, date data type is okay. And if you want to store sold or not sold, means yes or no, then go with boolean. These are the basic data type. Okay. In case if you want to write a pseudocode to define a record structure to store the following data for an animal in a zoo. अब आपके लिए यहां पे स्टूडेंट आपको बैकग्राउंड चाहिए, अगेन चैप्टर नंबर 10, कि आप कहोगे सर ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको अगर ये आपके पास फील्ड्स हैं लाइक नेम, स्पीशीज, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, वेदर द एनिमल वाज बोर्न इन अ जू और नॉट, नोट्स, इसको रिकॉर्ड फॉर्म में कैसे डिफाइन किया जाता है, डिक्लेरेशन कैसे होती है, स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनता कैसे है टू स्टोर डेटा फॉर ए एनिमल इन ए जू। अब इसके लिए फिर मैं आपको वंस मोर टाइम आपको चैप्टर नंबर 10 पे लेके जा रहा हूं। अच्छा, रिकॉर्ड क्या होता है? काइंड ऑफ ए कंपोजिट डेटा टाइप formed by several related items that may be of different data type, like this. इसको जरा समझ लो। सूडो कोड में ये जो मैं आपको आज बताने लगा हूं, अभी मैं फौरन से पहले आपको लेके चलूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर जिसको अटेम्प्ट करना है। तरीका क्या होता है, हाउ टू राइट इन सूडो कोड फॉर्म। फर्स्ट वर्ड टाइप, लास्ट वर्ड एंड टाइप, this is the record name and this is the first data type with its identifier name, declare. Second, declare with identifier name. Third, declare with identifier name. This data type may be of date, string, boolean, real, any data type. यहां पे कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, डिपेंड करता है नेम है तो क्या, डेट ऑफ बर्थ है तो क्या, यस नो है तो क्या। ठीक है, यहां पे आ जाएगा रिकॉर्ड का नाम, टाइप एंड एंड टाइप के बिटवीन में, लाइक दिस। ये देखो, इफ यू वांट टू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ योर बुक, बुक को स्टोर करना है एज ए रिकॉर्ड, टाइप इज द फर्स्ट कीवर्ड एंड टाइप इज द लास्ट कीवर्ड। बिटवीन दिस यू हैव टू डिफाइन नेम ऑफ द record is tbook record. These are the 2, 3, 4, 5 different field name. These are the field name or identifier name with different data types, string, integer, and this is the boolean. Like this, you have to write same which you have right now, facing right now in chapter number 13. क्या ये वो है, ये रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, और जहां पे आपको आपने बुक का रिकॉर्ड स्टोर किया है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक, व्हाट इज द ऑथर नेम ऑफ द बुक, हु इज द पब्लिशर नेम ऑफ द बुक, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दैट बुक, एंड बुक इज फिक्टिशियस और नॉट फिक्शन, फिक्शन बुक और नॉट फिक्शन, यस और नो, with its respective data type and separated with a column like this. अगर आपने इस स्ट्रक्चर को देख लिया है, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पे लेके जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से मुझे बता दोगे कि इसको कैसे राइट करना है। वेरी वेरी इजी जॉब। चैप्टर नंबर 13, दिस इज चैप्टर नंबर 13 एंड हाउ टू राइट, ये देखो, बल्कि उसने आगे आपको लिखा हुआ नजर भी आएगा। ये देखो, here you have to store a record of animal in a zoo. So how you can write in pseudocode form? Type is the first word which you have to write and last word is end type, like this. ये तो लिखना ही लिखना है pseudo में। Between this you have to indent 2 spaces like this and then write a word declare. Declare what? Variable name is name. Data type is as what? String. Data type ये होगी ना string. Second, again declare
व्हाट? स्पीशीज, यहां पे स्पीशीज आ जाएगी. स्पीशीज अगेन स्ट्रिंग, गो विथ स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज डिक्लेयर date of birth, like this, date of birth as what? Data type is not string, date. Again, location, string. Animal was born in a zoo. Born, yes or no? Yes. Born in zoo, go with the proper name. ठीक है. बॉर्न प्लेस, यहां पे इसका प्रॉपर नाम रखो ना. बॉर्न प्लेस, बॉर्न प्लेस. जू और नॉट? यस जू, नो नॉट इन जू. boolean yes means born in zoo or not in zoo. And last one is notes. Notes is again string. ठीक है. अगर ये आपको ये भी आ गया है, आपकी नॉलेज को अगर मैं टेस्ट कर लिया है या आपको बता दिया है, अब मैं आपको एक और सेगमेंट पे लेके आऊं. देखते हैं, लेट्स सी. Sir. लास्ट 5 मिनट स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह मैं आपसे कल डिस्कस करना शुरू करूंगा अगला सेगमेंट. मैं आपको एक एक्टिविटी दे के जा रहा हूं कल के लिए. ये अगर तो आपको चैप्टर 1 की बैकग्राउंड है, कन्वर्ट दीज टेनरी नंबर्स इनटू बाइनरी. कन्वर्ट दीज बाइनरी नंबर इनटू टेनरी. use the two's complement to find the negative value of these binary. Carry out binary addition. Write the following number in the standard form. ठीक है. Standard form is something used to put ternary improper fraction into proper. अब मुझे ये बताओ, आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आता है या आप सॉल्व कर सकते हो? ये आपसे यस नो में चाहूंगा. जी यस अलीना, काइंड यू टेल मी these questions are easy for you, or if you want to solve by me, I can also do for you. अगर आप समझते हो कि आप कर सकते हो these questions, then it's okay. Otherwise, inshallah, I will attempt tomorrow how to convert those numbers into binary or vice versa, and what is the method of two's complement, and how to solve or convert those into standard form, proper or improper. What is the difference between proper and improper? And also, Mr. Yahya, आप भी मुझे बता दीजिएगा, क्या ये मैं आपको करवाऊं या आप इसको अटेम्प्ट करोगे? जहां पे कंफ्यूजन है, लेट मी नो. इंशाल्लाह आई विल सॉल्व फॉर यू. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एज ए प्रोग्रामर यूज स्पेसिफिक डाटा टाइप दैट एग्जैक्टली मैच ए प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट. अगर आपकी फुलफिल कर रहा है तो आपको बाज औकात डाटा टाइप्स जो बेसिक से काम नहीं चलता सिर्फ. तो आप एज ए यूजर और प्रोग्रामर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, इफ यू नीड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो आप अपनी भी डाटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं और उसको इनिशलाइज करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं. और दे डिफाइन देयर ओन डाटा टाइप. ये किसकी बात कर रहा है? प्रोग्रामर की बात कर रहा है. दे डिफाइन देयर ओन डाटा टाइप बेस्ड ऑन, अच्छा उसकी कोई बेस भी होगी. बेस क्या होगी? जो ऑलरेडी आपके पास डाटा टाइप एग्जिस्ट करती है ना, वो बेस होगी. प्रिमिटिव, जो ऑलरेडी मैच्योर्ड डाटा टाइप्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए प्रिमिटिव डाटा टाइप को प्रोवाइडेड बाय जो लैंग्वेजेस आपको देती हैं. हर लैंग्वेज आपको पता है नंबर ऑफ डाटा टाइप्स देती हैं, और जो कॉमनली जो डाटा टाइप्स होती हैं उसमें स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है या रियल बोलते हैं उसे, फिर आपका डेट होता है, फिर बुलियन वगैरह. इस तरह की डाटा टाइप हर लैंग्वेज में होती है. डाटा टाइप दैट हैव डिफाइंड प्रीवियसली इन ए प्रोग्राम, दीज आर कॉल्ड, और ऐसी डाटा टाइप जो एज ए प्रोग्रामर आप अपनी नीड के मुताबिक बनाते हो उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड, एज ए प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप. और ये दो तरह की होती हैं. एक नॉन कंपोजिट डाटा टाइप कहलाती हैं. क्या बोला? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन कंपोजिट एंड कंपोजिट. अब आपको इन दो वर्ड से मुताबिक एज ए यूजर, एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ये दो डाटा टाइप्स भी जाननी होंगी, जो कि आपकी डोमेन के अंदर होगा. आप बनाओ, इस्तेमाल करो.
अगर आपसे पूछे कि यूजर डाटा टाइप्स क्या होती हैं, आप कहो दे डिफाइन देयर ओन डाटा टाइप एज ए प्रोग्रामर एज योर रिक्वायरमेंट। ये किसके ऊपर बेस करती हैं? जो एग्जिस्टिंग होती है ना डाटा टाइप, उन्हीं के ऊपर बेस करती हैं, जो लैंग्वेजेस देती हैं आपको, और उनको आप सपोर्ट लेते हो उनकी। और दो तरह की इसमें आपके पास वेरिएशन मौजूद हैं, एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए डेवलपर। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप अगर आपसे पूछ ले कोई कि कितनी टाइप्स होती हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की, आपको दो होती हैं। आपको पहली कौन सी? आपको नॉन कॉम्पोजिट। दूसरी कौन सी? आपको कॉम्पोजिट। अब इसमें फर्क क्या है वो बताने लगा। पहली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप। नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप कैन बी डिफाइंड विदाउट रेफरेंसिंग अनदर डाटा टाइप। अच्छा, ये ऐसी टाइप है डाटा टाइप की जिसमें किसी दूसरी डाटा टाइप को रेफरेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाता। ये इसने क्लियर ही बता दिया। इट कैन बी ए प्रिमिटिव टाइप अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, और यूजर डाटा टाइप्स जो नॉन कॉम्पोजिट यूजर डाटा टाइप होती है आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। वो खास मकसद के लिए बनानी पड़ती हैं, तो आप बनाते हो। खास मकसद क्या होता है, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? इसमें जो एग्जांपल नंबर 1 है, इन्यूमरेटेड डाटा टाइप इसे बोलते हैं। ये किसकी एग्जांपल है? अगर आपसे को पूछे नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप की कोई एग्जांपल तो बताओ, आपको इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप से एज ए प्रोग्रामर क्या फायदा होता है। इन्यूमरेटेड असल में होती क्या है? ये लिस्ट होती है। जिस तरह डेज है ना, सैटरडे संडे मंडे, डेज की लिस्ट, या आपको मंथ्स की लिस्ट, जनवरी फरवरी मार्च, या आपको मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी। इस तरह की जो लिस्ट होती है, उसकी बेस के ऊपर अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड हो ऐसी काइंड ऑफ लिस्ट को यूज करना, तो वहां पे आप एन्यूमरेटेड की तरफ चले जाओ। और इसमें दूसरी एग्जांपल जो है वो पॉइंटर की है। अगर आपसे को पूछे कि कंप्यूटर मेमोरी में अगर अपने डाटे को होल्ड करना चाह रहे हो, डाटे को स्टोर करना चाह रहे हो नॉन कंपोजिट डाटा टाइप में एज ए यूजर, आपके पास कौन सी वेरिएशन है? आपको सर दो होती है। पहले तो आपने उसकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की दो कैटेगरीज बताई, नॉन कंपोजिट एंड कंपोजिट। अब आप नॉन कंपोजिट के आगे उसकी दो एग्जांपल बता रहे हो। दो तरह की वेरिएशन है नॉन कंपोजिट में। पहली है इन्यूमरेटेड। कंफ्यूज नहीं होना, नॉन कंपोजिट और कंपोजिट के साथ कंफ्यूज नहीं होने को, अलग अलग रखना, भूल ना जाना। आप इन्यूमरेटेड डाटा टाइप कब यूज करते हो? जब आपको कोई लिस्ट विस्ट बनानी हो। अभी इससे एग्जांपल बताता हूँ आपको, और फिर पेपर में भी लेके जाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पेपर 2023 का भी देखा, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। Enumerated data type. An enumerated data type contain no references to other data type. मतलब क्या? इसमें कोई डाटा टाइप का डिस्कशन नहीं होगी। क्या? इंटीजर, यही है ना, एग्जिस्टिंग, डेट, बुलियन, कोई जिक्र नहीं होगा। व्हेन इट इज डिफाइंड इन सूडो कोड। इसको कैसे बनाते हो? बनाते कैसे हो मतलब डिफाइन कैसे करते हो, क्रिएट कैसे करते हो? डिफाइन एन्यूमरेटेड डाटा है। आप सबसे पहले एक कीवर्ड यूज करते हो टाइप, ये लाजम है। उसके बाद आपने डेज हैं, मंथ्स हैं, जो भी आपने आइडेंटिफाई का नाम देना यहां दे दो, और उसके अंदर जो वैल्यूज है तरतीब के साथ कॉमा के साथ लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। लाइक दिस इज ए टाइप डेज, यू कैन राइट हियर सैटरडे कॉमा संडे कॉमा मंडे। अगर मैं आपको कहूं मंथ्स, तो यू कैन राइट हियर जनवरी फरवरी मार्च। इसका कोई ताल्लुक दूर दूर का नजर आया किसी को डाटा टाइप का यूज की हो? इंटीजर, मंथ, अपना वो फ्लोट वगैरह, नो। ये डिफरेंट अप्रोच है इसमें। इसमें एक लिस्ट को डिफाइन किया जाता है, एक नाम के साथ एक लिस्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है। मंथ्स हैं, मंथ की लिस्ट। डेज हैं, डेज की लिस्ट। एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की लिस्ट। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की लिस्ट। यहाँ पे कोर्सेज हैं, कोर्सेज की लिस्ट। टाइप कोर्सेज, आगे कोर्सेज ग्राफिक डिजाइनिंग कॉमा ऑफिस कॉमा वेब कॉमा डेटाबेस। इस तरह करके आप वैल्यूज दे सकते हो। कॉमा से सेपरेट होगा, ब्रैकेट दोनों तरफ लगेगी। फॉर एग्जांपल, ए डेटा टाइप फॉर मंथ ऑफ द ईयर कुड बी डिफाइंड एज दिस। दिस इज द कीवर्ड टाइप। उसके बाद आपने मंथ ले लो, टी मंथ ले लो, एनी नेम ले लो, ये नेम है उसका। ये आपके जो डेफिनेशन लिखने लगे हो, जो इसकी वैल्यूज आप कनेक्ट करने लगे हो, ये आइडेंटिफायर का नाम है। टी मंथ रख दो, मंथ रख दो, ईयर मंथ रख दो, जो दिल करता है मुनासिब सा नाम दे दो। नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आमतौर पे ये चूंकि हमने एक नई टाइप बना रहे हैं, तो टी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप नेम्स यूजली
बिगिन विद टी। इसका मतलब अगर आपको डेज रखने हैं तो टी डेज नाम रख दो। अगर आपको मंथ की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, टी मंथ लिख दो। अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं, टी प्रोडक्ट्स लिख दो। अगर आपके कोई नेम्स हैं, टी नेम्स लिख दो। इस तरह टी के साथ स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जब आप एक टाइप नहीं बनाते हो, डाटा टाइप एक नहीं बनाते हो, लिस्ट के साथ कनेक्ट करते हो, तो टी के साथ स्टार्ट करते हो। दी वैल्यूज आर नॉट स्ट्रिंग। अच्छा, दूसरी बात, वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, सो आर नॉट इनक्लोज इन कोटेशन। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोट्स डाल दिए जाते हैं अगर कोई टेक्स्ट हो। ये नहीं करना, ये यहां नहीं करना, कोट्स नहीं डालना। नॉट इनक्लोज इन योर कोट वैल्यू। देन, अच्छा, अब अगली बात, ये पहला हिस्सा मैंने बता दिया कि आपने उसको किस तरह डिफाइन करना है। ये डेफिनेशन है, ये मैंने डिफाइन किया है। अब डिक्लेरेशन की बारी आ रही है। डिक्लेयर, देखो मेरी बात सुनो। आपको याद है, जब सिंपल वेरिएबल लेते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं? उसको लाजमत है पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। और यहां पे आप क्या देते हो? एज स्ट्रिंग, एज डेट, एज बुलियन, यहां पे यही लिखते हो ना इस जगह पे। लेकिन अब क्या कर रहे हो? आपने एक वेरिएबल लिखा दिस मंथ, एज व्हाट? इस टाइप का वेरिएबल बनाया टी मंथ का। तरीका यही होता है ना, वेरिएबल जब भी होता है तो आप क्या करते हो? डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर एज एज इंटीजर, डिक्लेयर प्राइस एज फ्लोट या रियल। आमतौर पे डिक्लेरेशन करने का मेथड यही होता है। तो चूंकि यहां पे एक ऐसी डेटा टाइप आप यूज करने लगे जो आपने बनाई है, यूजर ने बनाई है, उसको भी तो इसी तरह करेंगे, फर्क कोई नहीं है। वहां पे आप जो रूटीन की, जो मौजूद डेटा टाइप्स यूज करने के लिए डिक्लेरेशन का तरीका तो यही होता है ना, तो तरीका तो वही इस्तेमाल हो रहा है, डिक्लेयर। आगे आपने वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम क्या देना है? आपको दिस मंथ। इसकी डाटा टाइप क्या है? क्या वो इंटीजर है? नो। क्या वो फ्लोट है? नो। क्या वो बुलियन है? नो। वो एक टी मंथ है। टी मंथ ऊपर जो आपने एक पूरी लिस्ट दी है उसका एक वेरिएबल, ये आइडेंटिफायर नेम, ये वेरिएबल, और इसकी ये डाटा टाइप है। दिस इज डाटा टाइप विच इज डिफाइंड बाय यूजर। डिफाइन करने का तरीका ये है, डिक्लेयर करने का तरीका ये है। आइए समझ, पिक कर रहे हो बात को? इसको इस तरह समझ लोगे तो परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको थोड़ी देर में ना क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, इसी की बेस के ऊपर आपने फिर आंसर देने हैं मुझे। दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द डिक्लेरेशन, दिस इज द वेरिएबल नेम एंड दिस इज द डाटा टाइप। ये डाटा टाइप की इंफॉर्मेशन किधर पड़ी हुई है? हाँ हाँ, ये डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप एक नहीं बनी है जिसके अंदर वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज हैं इसकी। और इस तरह की जो एंट्रीज होती है इसके क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज डाटा टाइप, इज नॉन कंपोजिट में एन्यूमरेटेड डाटा टाइप कहलाती है। इस तरह की नॉन कंपोजिट डाटा टाइप में एन्यूमरेटेड डाटा टाइप कहलाती है, जिसमें लिस्ट होती है और लिस्ट को एक नाम दे दिया जाता है। और इसको फिर यूज कैसे करते हैं वो अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। डिक्लेयर तरीका ये होता है ना, मेमोरी में एक वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप क्या है? टी मंथ, टी मंथ। और इसके अंदर आपने एक और वेरिएबल लिया और उसकी भी डाटा टाइप क्या है? अगेन टी मंथ। दो वेरिएबल लिए, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। दिस मंथ में क्या स्टोर करना है और नेक्स्ट मंथ में क्या स्टोर करना है? दिस मंथ में मैंने जनवरी स्टोर करवा दिया, नेक्स्ट मंथ में दिस मंथ से अगली वैल्यू आ जाएगी। राइट नाउ इत्तेफाक की बात है ये जनवरी है, दिस मंथ, वो इत्तेफाक की बात है कि जनवरी आ गया। और जो नेक्स्ट मंथ में हमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है? जो लिस्ट में नेक्स्ट इसकी वैल्यू होगी वो जाएगी +1, जो भी लिस्ट में होगी, लिस्ट में देख लो। अगर यहां पे मैं लिख लूं, कॉमन सेंस को क्वेश्चन है, अगर मैं दिस मंथ +3 करूंगा, दिस मंथ में अगर जनवरी है तो +3 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 अप्रैल। समझ आ रही है किस तरह डिफाइन हुआ डाटा टाइप? एक नई टाइप टाइप बनी कैसे? एन्यूमरेटेड डाटा टाइप बोलते हैं, एक लिस्ट। और इसी तरह अगर मैं डेज की लिस्ट बनाना चाहूं तो क्या होगा? क्या चेंजेस लाओगे?
इधर आप लिख दोगे। अगर मैं आपको कहूं इसी को मिस्टर याहिया मिस फातिमा, अगर आपने टी डेज की एक नाम देना है तो क्या करोगे? हेयर यू कैन राइट टी डेज। यहां पे आप सारे डेज लिख देना। 7 दिन है ना? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड दिस इज अ फ्राइडे। और मैं आपको कहूं दिस डे, एक वेरिएबल ले लो। नेक्स्ट डे एक वेरिएबल ले लो। दिस डे में स्टोर कर दो आज का दिन। आज क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे स्टोर हो गया मिसाल के तौर पे। ये जो ये ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो मैं कहूं नेक्स्ट डे, एक और वेरिएबल ले लो, उसमें इसी का डाटा टाइप की वैल्यू, जिसमें हाँ नेक्स्ट डे में दिस डे +1, ट्यूसडे +1, वेनेसडे आ जाएगा। ये देखो। और मजे की बात है, जो मैंने बोला उसी की एक्टिविटी है आपके लिए। पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। डिक्लेयर एन एन्यूमरेटेड डेटा टाइप फॉर द डेज ऑफ द वीक। द डिक्लेरेशन, दो वेरिएबल लो, टुडे एंड यस्टरडे। इधर आप एक वेरिएबल ले लो टुडे, इधर ले लो यस्टरडे। असाइन ए वैल्यू वेनेसडे टू टुडे, राइट ए सूटेबल असाइनमेंट स्टेटमेंट टू फॉर टुमारो। मतलब यही चीज आपने लिखनी है, लेकिन माइंड में रखना ये मंथ की नहीं बात होगी, डेज की बात हो रही है। ऊपर पहले डिफाइन सही करो उसको। वेरिएबल कौन से लेने? दो, एक टुडे, एक यस्टरडे। तो इसका मतलब एक वेरिएबल इधर टुडे ले लो, इधर यस्टरडे ले लो। टुडे में क्या स्टोर करना है? उसने कहा है वेनेसडे स्टोर कर दो। तो यस्टरडे में क्या स्टोर करना है, सॉरी टुमारो में क्या स्टोर करना है? दिस, सॉरी टुडे +1। ये आपको बता रहा है सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसमें नॉन कंपोजिट की है। नॉट, अभी मैं कंपोजिट की एग्जांपल आपसे डिस्कस कर ही नहीं रहा। ये मैं अभी आपको सारी की सारी एग्जांपल किसकी डिस्कस कर रहा हूँ? नॉन कंपोजिट। हेडिंग देखो क्या है। नॉन कंपोजिट की पहली मैंने एग्जांपल आपसे डिस्कस कर ली। इसको डिफाइन करने का तरीका भी बता दिया, इसको यूज करने का, डिक्लेयर करने का और असाइन करने का भी तरीका बता दिया। देखो, पहली होती है डेफिनेशन, डेटा टाइप, डेफिनेशन। नंबर 2 डिक्लेरेशन। नंबर 3 असाइनमेंट। असाइनमेंट जो अभी आपने वैल्यू असाइन की इसमें, इसे असाइनमेंट बोलते हैं। डिक्लेयर करते हैं दिस मंथ, हाँ, नेक्स्ट मंथ, वो वेरिएबल के साथ डाटा टाइप बताते हो, फिर इसको साइन कर देते फिर साइन कर देते हो उसमें। 3 चीजें याद रखना यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में। पहले तो आपने यूजर डिफाइंड जो करनी है, डाटा टाइप बनानी है, वो पहले टाइप के साथ बना लो, वैल्यूज के साथ दे दो। नंबर 1। नंबर 2, उसमें वेरिएबल बताओ। डिक्लेयर दिस डे या दिस मंथ एज कॉलन, डाटा टाइप इज टी मंथ या टी डेज। ये डिक्लेरेशन होगी। फिर उसके अंदर वैल्यूज साइन करना, एरो की। समझ आई बात? अच्छा, पहली नॉन कंपोजिट में एग्जांपल हमने जो भी फॉलो किया है वो है एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। इस तरह की जो डाटा टाइप्स होती हैं एन्यूमरेटेड डाटा टाइप बोलते हैं। अगर आप कहो, पसंद करो, पेपर दिखाऊं। क्वेश्चन आया था 2023 में, वेरिएंट नंबर 3 में। वो कह रहा है टू डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर डाटा टाइप्स आर गिवन। अप्रोप्रिएट, वो कह रहा है टाइप डिक्लेयर करो स्टेटमेंट के साथ, इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट नेम्स दो। ए डाटा टाइप टू होल्ड ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिलो 20। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 20 से छोटे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो जाए या अपने आप पे डिवाइड हो जाए नंबर, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जो 1 पे डिवाइड हो सकते हो और 2 पे, वो कौन से हैं? लिस्ट कौन सी है प्राइम नंबर्स की, उसने दे दी। क्या ये वही नंबर्स है? इसके अलावा तो कोई नहीं होता। <20, उसने बिलो, उसने दे दिया। अब आपको पता क्या कह रहा है? आपको क्या करना है? वो कह रहा है यहां पे आप इसको डाटा टाइप, जो इन वैल्यूज को होल्ड कर सके, उसकी एक टाइप बता दो। और टाइप बताने के बाद, और ये कैसे बनाएंगे ये देखो। टाइप, नेम दे दिया उसका, डाटा टाइप प्राइम इक्वल टू, ये वैल्यूज असाइन कर दी। ये आंसर है इसका, ये डेफिनेशन है। ये कह रहा था पार्ट ए में करने को, कोई मुश्किल? हैं। हाँ, डेफिनेशन थी ना प्राइम की। डेफिनेशन क्या है? ये वैल्यूज हैं उसकी, डेफिनेशन ये डेफिनेशन है। पहला पार्ट आपका हो गया। वहाँ भी टाइप नेक्स्ट टाइप टाइप टी मंथ था। टाइप हाँ, इसको लिख सकते हो टाइप टी प्राइम। टी लिख दो स्टार्ट में, जो रूल बताया आपको मैंने, टी लिख दो, टी प्राइम। और जो वैल्यूज आपको कही गई वो लिख दो।
ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, आसान है। बी पार्ट पे गौर करो, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है एक टाइप तो डिफाइन करो जिसका नाम क्या होगा, बिल्डिंग रिकॉर्ड। द डेटा टाइप फॉर बिल्डिंग ग्रुप इज चेंज टू एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, और उसकी टाइप क्या रखनी है, बिल्डिंग टाइप, विद वैल्यूज क्या, हाउस, बेंगलोर, अपार्टमेंट एंड फार्म हाउस। 4 वैल्यूज देनी है। टी बिल्डिंग टाइप देनी है। टाइप क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, टी सॉरी टाइप स्पेस टी बिल्डिंग टाइप, और आगे क्या, इक्वल टू के साथ टी बिल्डिंग टाइप, ये यही रख लो बिल्डिंग टाइप, जो उसने पेपर में कहा है वही रखो नाम। वो कह रहा है एक जरा बताओ तो सही, और उसके अंदर आप इन वैल्यूज को साइन कर दो। ये देखो सॉल्यूशन, बी पार्ट देखो, टाइप बिल्डिंग टाइप इज इक्वल टू हाउस कॉमा बैंगलोर का अपार्टमेंट एंड कॉमा। इसको एक लाइन में ऐसे ही लिखोगे ना, ये जो आखिरी फाइनल लाइन, ये फिर उसने उसको डिक्लेयर किया। वो कह रहा है एक नाम दे दो, उसका नाम एक वेरिएबल लो, और ये किस टाइप का वेरिएबल है, बिल्डिंग टाइप का, और उसमें वैल्यू असाइन कर दो हाउस उसके अंदर। तो ये बिल्डिंग ग्रुप इसने, ये देखो यहाँ पे कहा है ना, ये देखो इस पूरे क्वेश्चन में यही था। पार्ट्स हैं इसके पहले, इसके आगे ये पार्ट्स बने हुए हैं। सी सी है ना ये, बी है, बी बी देखो जरा, बी के पार्ट्स देखो। वो कह रहा है एक द टाइप डेफिनेशन दो, और बिल्डिंग रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड है एक, डेटा टाइप उसकी क्या है, ये डेटा टाइप किस चीज की है, बिल्डिंग ग्रुप इज चेंज टू एज एन्यूमरेटेड। हाँ ये देखो, पहले तो आपने क्या लिखना है, टाइप डिक्लेरेशन कैसे होती है, फिर उसके डिक्लेरेशन के बाद आपने बिल्डिंग ग्रुप का एक वेरिएबल ले लेना, किस टाइप का, बिल्डिंग ग्रुप का। तो क्या लिखोगे, डिक्लेयर बिल्डिंग ग्रुप एज बिल्डिंग टाइप, ये हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट आपका हल हो गया। फिर तीसरे हिस्से में पता क्या गया, वो कह रहा है सुडो कोड की एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ जिसमें असाइन करना है किसको, उसकी एक वैल्यू हाउस को, किसको साइन करना है, टू बिल्डिंग ग्रुप ऑफ बिल्डिंग रजिस्टर। ये आगे खुद किसके अंदर कंटेन कर रहा है, बिल्डिंग रजिस्टर डॉट बिल्डिंग ग्रुप इज इक्वल टू हाउस असाइन कर दो। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करो। ये अगला आपको जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें ये आ गया। ये देखो इन्यूमरेटेड एंड पॉइंटर, पॉइंटर अभी मैं आपको अगला टॉपिक पॉइंटर का आने वाला है। और वो देखो ये दोनों किस टाइप की हैं, डेटा टाइप नॉन कंपोजिट। अब आपने सूडो कोड लिखना है टू क्रिएट एन्यूमरेटेड टाइप कॉल्ड क्या, पार्ट्स, टू इंक्लूड दीज पार्ट्स सोल्ड इन ए कंप्यूटर शॉप। वैल्यूज क्या उनकी, कितनी है, 2 2 4 2 6 7 वैल्यूज है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, टाइप स्पेस पार्ट्स इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सारा लेके ब्रैकेट बंद कर देना। ये डिफाइन, ये डेफिनेशन है। अब इसको देखते हैं बी में क्या पूछ रहा है। ये देखो यही किया ना, ये चेक करो, टाइप पार्ट्स इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट ये है, ये देखो। अच्छा ये तो पॉइंटर से रेलेवेंट है, पॉइंटर मैंने भी नहीं बताया। तो इसका मतलब है अब मैंने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने सिखाने दिए, एग्जांपल्स भी बता दें, है तो आसान। जस्ट आपने आपकी कंप्यूटेशनल स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, कंप्यूट की पावर को बढ़ाया जा रहा है, एज ए प्रोग्रामर आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आप इन सेगमेंट्स को समझो। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, अब आपसे पूछूं, अभी जितनी मैंने अब एक्सरसाइज करवाई है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन सी, पक्का हो गया ना काम। दूसरा नॉन कॉम्पोजिट की 2 एग्जांपल तो बताओ, 2 टाइप ऑफ एग्जांपल्स नॉन कॉम्पोजिट की, एन्यूमरेटेड एंड सेकंड वन इज पॉइंटर। एन्यूमरेटेड को कैसे आप उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, सिंटेक्स उसका क्या होता है, टाइप आइडेंटिफायर नेम एज उसकी वैल्यूज, कॉलन सॉरी इक्वल टू उसकी वैल्यूज, फिर डिक्लेरेशन होती है, फिर असाइनमेंट अगर करनी हो तो कैसे की जाती है। यहां तक आपका मेरा ख्याल में कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया। अब ये बी किसकी एग्जांपल है, अगेन किस कैटेगरी, नॉन कंपोजिट की। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी क्या सिंटेक्स है, किस तरह इसको एग्जांपल में इसको एडजस्ट किया और दिखाया और समझाया। एक चीज याद रखना, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि आपने
उसको वैल्यू होल्ड करने के लिए मेमोरी के अंदर उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक नेम में डिफाइन करते हैं इसको। यही होता है आमतौर पे इंटीजर, मैंने कहा ये एज है, इसकी इंटीजर डाटा टाइप है, ये नेम है, इसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। क्या मैं करवा रहा होता, उस नेम को मेमोरी के अंदर उस नाम के अंडर आप उसको स्टोर करवा रहे होते हो, वैल्यू को, जिसको स्टोर करते हो या वहां से रिट्रीव करते हो उस मेमोरी वेरिएबल के अंदर, जिसकी डाटा टाइप आपको बतानी पड़ती है कि ये वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप ये कैसा डाटा कंटेन करेगा। आपको इंटीजर ये कैसा डाटा टाइप कंटेन करेगा, बूलियन ये कैसा डाटा टाइप कंटेन कर रहा है मेमोरी के अंदर। आप हो ये टी मंथ का डाटा होल्ड कर रहा है, आपको ये टी डेज का डाटा होल्ड कर रहा है, आपको ये टी लिस्ट का डाटा होल्ड कर रहा है। अब पॉइंटर, पॉइंटर इज अगेन नॉन कंपोजिट। नॉन कंपोजिट का मैंने सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन ये दी थी कि ये किसी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ इसका कोई वास्ता ताल्लुक दूर दूर का नहीं होता। ये अलग से डिफाइन होती है, अलग से डिक्लेरेशन होती है। हाँ, सिंटेक्स मिलता जरूर का जरूर है, लेकिन इसके अंदर उनकी कहीं रेफरेंस नहीं मिलता उन डेटा टाइप्स का जो एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जरा सुन, पॉइंटर डेटा टाइप, ए पॉइंटर डेटा टाइप is used to reference a memory location। इस लाइन पे गौर करो मिस्टर याहिया। पॉइंटर पॉइंट करता है, पॉइंटर पॉइंट करता है कहां, किसको, एक मेमोरी लोकेशन। उसके रेफरेंस के तौर पे पॉइंटर एक रेफरेंस नेम के साथ कनेक्ट करता है उस मेमोरी लोकेशन को, उस मेमोरी लोकेशन को एक रेफरेंस के तौर पे दे देता है, रेफरेंस के तौर पे उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, उसको रिट्रीव करता है। दिस डेटा टाइप नीड्स टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ डाटा, क्या है इसके अंदर देना पड़ता है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड होती है डाटा टाइप में, नीड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ डाटा दैट विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। इन सूडो कोड में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसे लिखते हैं, ये सिंबल यूज होता है मेमोरी की इस लोकेशन को रेफर करने के लिए। ये सिंबल यूज होता है कैरेट साइन। ये क्या शो करता है, टाइप बीइंग डिक्लेयर्ड इज ए पॉइंटर। ये डेटा टाइप जो नॉन कॉम्पोजिट है, किस तरह की है नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप, क्या ये एन्यूमरेटेड है, नो। कैरेट साइन से पता लगता है कि ये डिक्लेयर हो रही है मेमोरी के अंदर एज ए पॉइंटर, नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप, सिंबल से। और उसके साथ ही दूसरी चीज जो होती है टाइप नेम, उसका टाइप नेम, टाइप नेम, ये पॉइंटर इज द टाइप ऑफ डाटा टू बी फाउंड इन द मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, रियल है, और एनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अब ये देखो, आपने स्टार्ट वैसे ही करना होता है, टाइप तो लिखना ही लिखना होता है। ये पॉइंटर का नाम, जैसे ये टी मंथ पॉइंटर, और ये कैरेट साइन ये बताता है कि ये एक पॉइंटर वैल्यू मेमोरी के अंदर इसको पॉइंट करने के लिए। और ये आगे आपने क्या बताना है, टी मंथ। टी मंथ आपको पता होगा ये डेटा टाइप है, अभी ऊपर बनी है। टी मंथ क्या है, टी मंथ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपने बनाई है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इसका मतलब एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ये देखो, ये जरा पढ़ो ना ये बबल में क्या लिखा हुआ है। टी मंथ इज द डेटा टाइप इन द मेमोरी लोकेशन दैट दिस पॉइंटर कैन बी यूज टू पॉइंट टू। इसका मतलब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, पॉइंटर डेटा टाइप में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो पॉइंटर का नाम देना पड़ता है, और साथ में आपने डेटा टाइप कनेक्ट करनी पड़ती है। टी मंथ हो सकता है, टी डेज हो सकता है, टी लिस्ट हो सकता है, कुछ भी, ये मेमोरी में लोकेशन को पॉइंट करने के लिए। और इसको अगर आपने इसका वेरिएबल क्रिएट करना है डिक्लेयर, उसी तरह ये डेफिनेशन हो गई, ये डिक्लेरेशन का पार्ट। जैसा उसकी डेफिनेशन थी ना, टाइप आगे लिखते थे टी मंथ इक्वल टू, आगे वैल्यूज दे देते थे ब्रैकेट में। इसको डिक्लेयर, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, ये आपने उसी तरह नेम दे दिया, इक्वल टू के बाद यहां पे आपने जिसके साथ कनेक्ट करना है डेटा टाइप वो दे दो। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, इसका होना जरूरी है, ये भी यूजर डिफाइंड है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है किसी ऐसी डेटा टाइप को जो आपने क्रिएट की है अर्ली स्टेज में। इसीलिए तो पॉइंट करता है, मेमोरी की पॉइंटर है, इसका नाम ही पॉइंटर है।
ये पॉइंट करता है किसी ऐसी डाटा टाइप को पॉइंट करता है जो आपने पहले बनाई है, आप ही ने बनाई है, मजे की बात है। टीमा तो आपने बनाई नहीं अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, ये वही है, उसको पॉइंट करता है। रेफरेंस है ना, इसको रेफरेंस बोलते हैं। ये जरा ऊपर देखो, पहली लाइन में देखो, ये पॉइंटेड डाटा टाइप एक ऐसी होती है जो रेफरेंस होता है किसका, मेमोरी लोकेशन का। यही तो आपने थोड़ी देर पहले यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तो की थी, टी मंथ। टी मंथ किया था मैंने, टी पे टी डेज का भी आपको बताया था। ये असल में पॉइंट करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को। सिंटेक्स क्या है, टाइप, पॉइंटर का नाम, पॉइंटर का नाम इक्वल टू मेमोरी की लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को लोकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। डिक्लेयर मंथ पॉइंटर, ये एक वेरिएबल है जिसका उसमें लिया था, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ लिया था, ये वही है। वेरिएबल का नाम एज क्या, पॉइंटर वेरिएबल, ये यही है ना, पॉइंटर वेरिएबल। इसी तरह डिक्लेयर तो ऐसे ही करते हैं ना डाटा टाइप के साथ। अच्छा, अगर उसमें वैल्यू साइन करनी हो, जरा जरा गौर कीजिएगा बात पे, बस मैं खत्म कर रहा हूं। इट कुड देन बी यूज्ड एज फॉलोज। अब आपने ये जो वेरिएबल है जो आपने अभी क्रिएट किया है, जिसकी डाटा टाइप क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, टी मंथ पॉइंटर, इसके अंदर आपने दिस मंथ की वैल्यू को असाइन करो देता है। दिस मंथ में जनवरी अगर है तो इस पॉइंटर वैल्यू में जनवरी असाइन हो जाता है। मेमोरी की उस लोकेशन को, जिसकी लोकेशन दिस मंथ है, उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो उसमें साइन कर देता है। दिस मंथ में क्या स्टोर करवाया था थोड़ी देर पहले, जनवरी साइन किया था ना। अब दिस मंथ पॉइंट की वैल्यू आपकी पॉइंटर वेरिएबल में क्या आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें होता क्या है, ये दो तीन लाइनें और बड़ी, पॉइंटर इस मंथ बिलोंग करता है month, तो वो जनवरी है। जो भी है, अगर कोई चेंज हो जाए तो वो वैल्यू आ जाएगी। इफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड, अगर उसका कंटेंट चाहिए रादर देन एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, तो then the pointer can be dereferenced. For example, my month can be set to a value stored at the address month pointer is pointed to. मैं जरा इसको समझाता हूं, ये देखिए, आपको ये इस मेमोरी, ये पता क्या देगा, अगर ये साइन पहले लगा होगा, ये इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, इसको एड्रेस असाइन कर देगा, एड्रेस नॉट ए वैल्यू, इस लोकेशन का एड्रेस आपको दे देगा। लेकिन अगर ये कैरेट साइन, जरा गौर कीजिएगा, कैरेट साइन अगर वेरिएबल के बाद होगा तो इसका कंटेंट असाइन करेगा। क्या मैंने बोला, दो मैंने वर्ड इंपॉर्टेंट इसमें जो लिखे हुए हैं, क्या आपने इसमें मौजूद इसका, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देना है या इसका कंटेंट देना है, इसका एड्रेस देना है या कंटेंट, कंटेंट इसमें क्या है, जनवरी, एड्रेस क्या है, जो मेमोरी लोकेशन है। अगर तो ये कैरेट साइन पहले लगा होगा, ये मेमोरी लोकेशन इसको साइन करेगा, और अगर ये आपका सिंबल बार में लगा होगा तो ये आपकी वैल्यू जो है उसको साइन करेगा, कंटेंट। मेमोरी लोकेशन देनी है तो कैरेट साइन पहले, अगर उसकी कंटेंट देना है तो कैरेट साइन बाद में। ये देखो, इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है, डिक्लेयर किया एक आइडेंटिफायर। अच्छा, ये कौन सा आइडेंटिफायर है, टी मंथ, डेटा टाइप क्या है, टी मंथ। अगर आप कहते हो माई मंथ के अंदर असाइन कर दीजिए वैल्यू मंथ पॉइंटर की, मंथ पॉइंटर का मतलब क्या, मंथ पॉइंटर का मतलब जनाब ये कि ये आपकी मेमोरी लोकेशन, या मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ इसकी वैल्यू अगर आपने पिक करनी हो तो कैरेट साइन आप यहां पे लगा दो। इसे बोलते हैं डी रेफरेंस करना। एक होता है रेफरेंस करना, ये रेफरेंस कर रहा है एड्रेस को, और ये इस रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू साइन कर रहा है इसमें। ये फर्क है कैरेट साइन की प्लेसमेंट का सिर्फ। डाटा टाइप जो कि यूजर डिफाइंड होती हैं, ये यूजर डिफाइंड, हम माइंड में ये रखिए, आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्टडी कर रहे हैं। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जा सकता है, एक नॉन कॉम्पोजिट होती है, एक कॉम्पोजिट होती है। नॉन कॉम्पोजिट की एग्जांपल्स अगर आपसे कहा जाए तो आप सिंपल वे में इस बता सकते हो कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स जो होती हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं नॉन कॉम्पोजिट से न्यूमरेटेड, जिसमें एक लिस्ट को पॉपुलेट करते हैं, टाइप के साथ उसको डिफाइन करते हैं, इक्वल टू के साथ उसकी वैल्यूज दे देते हैं, फिर उस डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज हम नेक्स्ट डे, करंट, नेक्स्ट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ वो करके हमने उसमें वैल्यूज एरो हेड के साथ स्टोर करवाई।
फिर पॉइंटर टाइप ऑफ, जिसमें हेड साइन, अगर कैरेट साइन पहले हो तो मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है। और अगर हेड साइन, वो कैरेट साइन बाद में हो तो उसको एक कंटेंट को वो रेफर करता है। डी रेफरेंस, रेफरेंस और डी रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट्स अबाउट सेकंड कंपोजिट डाटा टाइप। अब ये क्या है? ये चैप्टर नंबर 10 में आपने ऑलरेडी मेरे साथ एक डाटा टाइप स्टडी की थी, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आर कंपोजिट डाटा टाइप। और होता क्या है, ये क्यों डिफरेंट है अरे से? मैंने इसमें दो चीजें बताई थी, अरेज भी होती हैं एक सेम। अगर आपके पास डाटा आइटम्स की डाटा टाइप सेम है तो अरे इज द सोल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास उसमें जो आइडेंटिफायर है वो डिफरेंट डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं और उनको आपने इकट्ठा करना है, सेवरल रिलेटेड, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये कैसे फॉर्म होती है कंपोजिट? बाय इंक्लूजन ऑफ सेवरल रिलेटेड आइटम दैट मे बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। अगर डाटा टाइप सेम हो, जैसे नेम्स है, सारे नेम्स की डाटा टाइप सेम है, वहां पे तो अरे इज राइट सॉल्यूशन कंपोजिट में। लेकिन जब आपने कुछ ऐसा कंपोज करना है सेट, जिसमें आप अपने डाटे को स्टोर करना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, ये एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स, ये देखो टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ये तीनों स्ट्रिंग डाटा टाइप्स होल्ड कर रही हैं। नंबर ऑफ पेजेस इंटीजर डाटा टाइप होल्ड कर रही है, फिक्शन बुलियन डाटा टाइप होल्ड कर रही है। तो जब कभी इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर की हम क्या कहते हैं? कंपोजिट डाटा टाइप। तो कंपोजिट डाटा टाइप की जो एक एग्जांपल जो है वो आपकी है जी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या करता है? ये सेवरल आपके आइटम को स्टोर करने के लिए, बट मे बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, रिलेटेड हैं आपस में। टाइटल का, ऑथर उसका, पब्लिशर उसका, नंबर ऑफ पेज उस बुक के, फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, ये क्या है? ये रिलेटेड आइटम्स है, बट मे बी ऑफ डिफरेंट और सेम। ये सेम भी तो हो रहा है, टाइटल स्ट्रिंग, ऑथर स्ट्रिंग, बट मे बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप होल्ड करने का स्ट्रक्चर। इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आप डाटा टाइप ऐसी अगर बनानी हो तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ये चैप्टर नंबर 10 का मैंने रेफरेंस आपको दिया है। दोबारा चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। इस तरह की डाटा टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कंपोजिट। इसका सिंटेक्स वैसे मैंने ऊपर भी दिखा दिया, दोबारा से देख लो। चैप्टर नंबर 13, composite data type, a data type that refer to any other। क्या मतलब? ऐसी डाटा टाइप दैट कैन बी रेफर टू अनदर डाटा टाइप। जैसे स्ट्रिंग का आपको इसमें रेफरेंस मिल रहा है, स्ट्रिंग के अलावा नंबर का मिल रहा है, बुलियन का मिल रहा है। तो ऐसी डाटा टाइप, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो आप अपने रिकॉर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को होल्ड करना हो, अगर आपने ऐसी डाटा टाइप को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। इन इट्स टाइप डेफिनेशन में क्या देते हो? कंपोजिट डाटा टाइप्स देते हो। मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जो कि चैप्टर 10 में अभी आपको मैंने दिखाई। तो टाइप ऑफ रिकॉर्ड वाज इंट्रोड्यूस एज कंपोजिट डाटा बिकॉज इट रेफर टू अदर डाटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग, जैसे ये देखो ना, इसने यहाँ पे क्या टाइप ऑफ मिस्टेक कर दी। नंबर ऑफ पेजेस इज फॉर रेफर एज ए डाटा टाइप, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप नंबर। इसने ये क्या किया? ये इंटीजर या नंबर है, ठीक है? इंटीजर ले लो, नंबर ले लो, और ये क्या है? बुलियन। फिक्शन बुक है या नॉन फिक्शन बुक है? बुलियन। इसका मतलब है जब कभी आप ऐसी डाटा टाइप जिसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स है, उनको अगर आप यूज करना चाहो विद इट्स आइडेंटिफायर नेम, और इसको डिफाइन जब करते हैं हमेशा टाइप के साथ स्टार्ट करते हैं। ये आपके रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर का आइडेंटिफायर है। और इस आइडेंटिफायर टी बुक रिकॉर्ड के अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल ले रहे हो, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस, एज स्ट्रिंग, एज नंबर, एज बुलियन। अच्छा, कंपोजिट डाटा टाइप में एक और
जिस तरह उसका आपका था ना, एक था नॉन कंपोजिट में न्यूमरेटेड, एक था पॉइंटर, इसमें भी दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं सेट्स। और तीसरा है क्लासेस। इसकी एग्जांपल नॉन कंपोजिट की अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, नॉन कंपोजिट की एग्जांपल तो बताओ, आओगे सर 3 एग्जांपल्स होती नॉन कंपोजिट डाटा टाइप्स की। नंबर 1 रिकॉर्ड। नंबर 1 क्या? रिकॉर्ड। ये सामने इसकी पूरा एग्जांपल लिखी हुई है। नंबर 2 सेट। नंबर 3 एग्जांपल ऑफ, ओहो, कंपोजिट डाटा टाइप, नॉन कंपोजिट डाटा टाइप की नंबर 3 एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? क्लासेस। एक की तो थोड़ी सेंस बन गई है, डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे लेते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं कंपोजिट डाटा टाइप। दैट मे रेफर एज अ बेसिक डाटा टाइप ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और जो दूसरी एग्जांपल है जो कि अभी स्टार्ट हुई है, सेट्स। सेट्स आपने देखे होंगे, वॉवल का सेट। वॉवल का सेट क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होता है। ये सेट इज ए गिवन लिस्ट होती है, और ये ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट नहीं होती, अनऑर्डर होते हैं। क्या? ये बस इतनी सी 2-3 चीजें बस आप अपने मेमोराइज कर लो। इस सेट क्या होता है? एक लिस्ट होती है जो अनऑर्डर एलिमेंट्स के ऊपर बनी होती है। दैट कैन यूज सेट थ्योरी ऑपरेशन। आपने मैथ में सेट पढ़ा होगा। एक सेट है 1 से लेकर 10 तक नंबर, एक सेट है, सेट ए है 1 से लेकर 10, सेट बी है 9 से लेके 20। उसका इंटरसेक्शन याद होगा ऑपरेशन होता है, एक यूनियन ऑपरेशन होता है, पता है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, दो सेटों के दरमियान की कॉमन वैल्यूज, एलिमेंट्स, और दोनों को अगर आप यूनियन कर दो तो वो आपका यूनियन ऑफ द सेट कहलाते दोनों का। सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है इसके अंदर, जो सेट मैथ में पढ़ा था उसी के हवाले से ये 2 बातें इसने की है। किस तरह इसको स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हो, देखो। रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर तो आपको बता दिया, टाइप, नेम ऑफ द रिकॉर्ड, देन डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स, एंड देन फाइनली एंड टाइप। सेट्स के लिए आपने क्या लिखना होता है, इसका इसका सिंटेक्स क्या है? टाइप, सेट का नाम, वॉवल्स, सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ क्या होता है? ये करेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, वॉवल्स के अंदर करेक्टर्स ही होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं वॉवल्स? द वेरिएबल डेफिनेशन ऑफ सेट इंक्लूड्स, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये तो आपने डिफाइन इस तरह करते हैं, आइडेंटिफायर नेम, देन पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, और एज सेट आइडेंटिफायर जो यहां पे नाम दिया है, इसको यहां पे यूज कर लेना। इसकी समझ आएगी अभी आपको, एग्जाम्पल जब सामने आएगी, फिर इसको आप कनेक्ट कर लेना सिंटेक्स को, आपको लग समझ आएगी कि ये है क्या असल में। ये देखो सेट्स की एग्जाम्पल देखो, जैसे एक सेट होता है वॉवल्स का, कुड बी डिक्लेयर एज फॉलोज, एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहा है। वो कह रहा है एक आपने डिफाइन किया, सॉरी, एक आपने इसको स्ट्रक्चर बनाया, टाइप, आइडेंटिफायर का नाम दे दिया एस लेटर्स, सेट ऑफ ये क्या है? एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है, करेक्टर। करेक्टर आपको पता है बेसिक डाटा टाइप में करेक्टर था, करेक्टर डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप होती है जिसमें सिंगल करेक्टर स्टोर हो सकता है। तो सेट ऑफ क्या है? ये डाटा टाइप क्या है? करेक्टर, नॉट स्ट्रिंग, नॉट बुलियन, नॉट दिस। अभी हमारी राइट नाउ मेरी इस एग्जांपल की रिक्वायरमेंट क्या है? करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर। अब आपने उसको डिफाइन करना है। डिफाइन में क्या करते हैं? आपने उसका नाम क्या रखना है, और उसके अंदर लिस्ट क्या है, AEIOU, और ये एज क्या है? ये सारे क्या हैं? लेटर्स हैं। इस तरह सेट को आप टाइप करते हो, टाइप मतलब उसको आप डिक्लेयर करते हो और उसकी डेफिनेशन देते हो, ये ऊपर डिक्लेरेशन है, नीचे दूसरी लाइन में डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ वावल्स आगे उसमें और एज लेटर्स। अच्छा, इसकी कोई इसने दी आगे एक्सप्लेनेशन? बस इतना ही है। अगर आप कहोगे, अगर आप कहते हो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं इसका, ताकि अंडरस्टैंडिंग और मजीद अच्छी हो जाए। हैं, क्वेश्चन निकालते हैं ताकि आपको सेट का भी थोड़ा आइडिया हो जाए, रिकॉर्ड का भी आइडिया हो जाए। और थर्ड, इसके अंदर सिर्फ ये 4 लाइनें लिखी हैं, क्लासेस। क्लासेस इज अनदर नॉन कंपोजिट और कंपोजिट?
कंपोजिट, बस इतना आपने माइंड के अंदर रखना। नॉन कंपोजिट के एग्जांपल्स क्या हैं? एन्यूमरेटर, पॉइंटर। और कंपोजिट की क्या एग्जांपल्स? तीन, कौन कौन सी? नंबर वन, set हाँ नंबर वन रिकॉर्ड, नंबर टू सेट, नंबर थ्री class क्लासेस। अच्छा, क्लासेस आपको इसका रेफरेंस डेप्थ में मिलेगा चैप्टर नंबर लास्ट में। क्या लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 20 में? इसमें सिर्फ दो तीन लाइनें बस याद रखने वाली हैं। ये इस तरह समझ लो, मैं कहता हूं मैं प्रोग्रामर हूं, मैं एक क्लास, एक असल में क्लासेस होती हैं आपकी जो जो पैराडाइम जिसको फॉलो करता है प्रोग्रामिंग का, उसे बोलते हैं ऊप। ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ये किस क्लास से बिलोंग करता है? फर्नीचर क्लास से बिलोंग करता है। इसका नाम क्या है? चेयर। ये किस क्लास से बिलोंग करता है? फर्नीचर। नाम क्या है इसका? टेबल। क्या प्रॉपर्टीज हैं चेयर की? इसका कलर, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसका वेट, ये क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। इसका यूज क्या है? ये क्या क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? बैठना, इस पे खड़े होके, सब कुछ। अब आप जरा इन लाइनों को पढ़ो। ए क्लास इज कौन सी डाटा टाइप्स? कंपोजिट, दैट इंक्लूड वेरिएबल्स ऑफ गिवन डाटा टाइप एंड मेथड्स। मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूं? ह्यूमन। ह्यूमन। आप किस क्लास से बिलोंग करते हो? ह्यूमन। आपकी क्या क्या आप एक्शन कर सकते हो? आपकी क्या क्या खसूसियात या प्रॉपर्टीज हैं? आओगे सर मेरी प्रॉपर्टी है जेंडर, मैं मेल हूं। मेरी एक प्रॉपर्टी है मेरा कलर, मेरी एक प्रॉपर्टी है मेरी हाइट, मेरी एक प्रॉपर्टी है मेरा वेट। ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको कहूँ कि आपके मेथड क्या है, आप कर क्या कह सकते हो? आपको सर मैं उठ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, डोर को ओपन क्लोज कर सकता हूँ, वेट मैं उठा सकता हूँ। ये मैं डिफरेंट एक्शन जो कर सकता हूँ। अब अब ये देखो, इन लाइनों को जब आप इस चीज से कनेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हर ऑब्जेक्ट, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, हर चीज। अब ये फैन है, ये किस फैमिली से है? होम अप्लायंसेस। क्या नाम है इसका? फैन। क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं? थ्री इसके ब्लेड्स हैं, connected हाँ कनेक्टेड। और करता क्या ये? एक्शन क्या है? हवा फेंकता है, मूव करता है। ये इसके मेथड्स हैं, एक्शंस। अब अगर आप इन तीन लाइनों को पढ़ो, इसकी समझ कब पाएगी? जब आप ऊप का सेगमेंट कवर करोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ब्रांच है, उसे बोलते हैं ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें कहा जाता है कि हर चीज को हम एज ए ऑब्जेक्ट डील करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, और उसके एक्शन या मेथड जिसे बोलते हैं, प्रोसीजर जिसे बोलते हैं। ये देखो, इसको जरा दोबारा इस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना, इस से रिगार्डिंग इसको कनेक्ट करना। A class is a composite data type that include variables or given data types and not only data types but also methods, code routines that can be run by an object in that class। जो जो वो काम कर सकता है, इन्हें क्या बोलते हैं? Methods। An object is a defined from a given class. Several objects can be defined from the same class. Classes and object will consider in both डेप्थ एंड चैप्टर। लेकिन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया, ठीक है? तो अगर आपसे को पूछे कि तीन एग्जांपल तो बताओ, कोट करो कंपोजिट की, आप आराम से कहो सर एक होती है रिकॉर्ड कंपोजिट डाटा टाइप में, एक होता है सेट, और एक होता है आपका क्लासेस। अच्छा, अगर मैं आपको फौरी से पहले इसका क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कि थोड़ी सी मजीद आपकी समझ में बेहतरी आ जाए। जैसे ये एक रिकॉर्ड डाटा सेट ही है, देखो क्या नाम है उसका?
रिकॉर्ड का टाइप क्या है? ये आपने एक रिकॉर्ड बनाया, उसका रिकॉर्ड सेट का नाम क्या है? बिल्डिंग रिकॉर्ड। उसके अंदर आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई लिए गए विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। क्या ये वही एग्जांपल नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले हम बुक के हवाले से देख के आए हैं? ये बिल्डिंग के हवाले से है, एग्जाम्पल वही है। अगर आप ये भी एग्जाम्पल किस में फॉल करता है, कंपोजिट में, और किस में फिट होता है, रिकॉर्ड डाटा टाइप। ये रिकॉर्ड ही है ना, रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, किसका रिकॉर्ड है? बिल्डिंग। लिखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर, टाइप बिल्डिंग रिकॉर्ड। बिल्डिंग का क्या आईडी क्या है, बिल्डिंग किस ग्रुप की है, ऑनर का नाम क्या है, बिल्डिंग किस एड्रेस पे है, डेट लास्ट सोल्ड कब हुई है, प्राइस लास्ट सोल्ड जो थी इसकी। और अगर डाटा टाइप देख रहे हो, रियल, डेट, ये वो, ये एग्जांपल आपकी कंपोजिट डाटा टाइप में रिकॉर्ड की एक एग्जांपल है। जिस तरह वो बुक का रिकॉर्ड था, ये बिल्डिंग का रिकॉर्ड है। अच्छा, मैं आपको असल में, अब ये देखो, ये भी आपको क्या देखी देखी एग्जांपल नहीं नजर आ रही? डाटा टाइप किस चीज का रिकॉर्ड? लाइब्रेरी रिकॉर्ड। क्या है? टाइटल बुक का, स्ट्रिंग होगा, फिक्शन और नॉन फिक्शन, बुलियन होगा, ऑथर स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कॉपीज, इंटीजर। इस तरह की आपको, अभी जो मैंने आपको दो कॉम्पोजिट की डेटा टाइप्स पढ़ाई हैं, उसकी एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ। ये आया था 2019 में। ये जरा देखो, वो कह रहा है एक कंसिडर द फॉलोइंग यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप। देखता हूं आप कितने, आपका माइंड हाजिर है। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है, क्या लग रहा है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है और किस एग्जांपल को फॉलो कर रहा है? बताओ जरा, नजर आ रहा है सामने? कॉम्पोजिट है या नॉन कॉम्पोजिट है? ये कॉम्पोजिट है या नॉन कॉम्पोजिट है? कॉम्पोजिट है। किसकी एग्जांपल है? वो आपको कह रहा है इस डाटा टाइप का नाम बताओ जो बुक के साथ आपने क्रिएट की है। हाँ, टाइप क्या है इसकी? कंपोजिट तो आपने कह दिया, बिल्कुल ठीक है। आगे बताओ ना, तीनों में से क्या ही है अभी जो तीन पढ़ी हैं आपने? और कंपोजिट में तीन तो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। सेट से पहले क्या पढ़ा था? ये रिकॉर्ड है। हाँ, यही आंसर देना है आपने, कोई मुश्किल? अच्छा, ना ना, रिकॉर्ड है यार, सेट कहाँ से आ गया? सेट में इस तरह मैंने आपको दिखाया अभी तक कोई चीज? तो फिर रिकॉर्ड ही है वो ये। अच्छा, अच्छा, इसमें एक चीज और, सप्लायर किधर है? सप्लाई, ये देखो, वो पूछ रहा है ये जो लिखा है, ये ये क्या है इसमें? जरा गौर करना सिंटेक्स पे। डिक्लेयर सप्लायर एज, आगे एक लिस्ट बनी हुई नजर आ रही। वो आपसे पूछ रहा है नेम द नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप यूज इन द सप्लाई डिक्लेरेशन। वो कह रहा है सप्लायर की, सप्लायर तो एक इसमें एक लाइन लिखी है ये वाली, ये किस में फॉल करती है? वो कह रहा है नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप है। क्या बोलते हैं इसको? कल पढ़ा था आपने, दो टाइप पे पढ़ी नॉन कॉम्पोजिट, ये कौन सी है? नंबर याद रखो, इन्यूमरेटेड, ई से, इन्यूमरेटेड। यही आंसर करना है आपने। ये देख लो, ये आंसर आ गया ए का, आंसर आ गया बी का। अब मुझे बताओ, जिसने पढ़ा होगा टॉपिक वही आंसर करेगा ना? ये आपको असूलन आंसर देने चाहिए थे, क्योंकि एक कल पढ़ा है, एक आज टॉपिक पढ़ा है। अब समझ आ रही है? ये प्रैक्टिस से समझ आया ही है ना? अच्छा किया ना ओपन कर दिया। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन और है। वो कह रहा है सूडो कोड की वो स्टेटमेंट लिखो कि एक नाम है जॉन विलियम, वो बेस्ट सेलर को वो वैल्यू उसके अंदर असाइन करनी है। कैसे लिखते हो उसको सूडो कोड में? जॉन विलियम एक वैल्यू है जो बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर, ये देखो। हाँ, वो किधर है वो? फातिमा नहीं आई फिर, और वो शहजादा फिर नहीं आया है। नहीं, मोइस का तो टाइम ही नहीं सेट हो रहा हमारे साथ। उमर, वो हर दफा कहता है सर अब मैं रेगुलर हूँ, जिस दिन कह के जाता है ना उससे अगले दिन नहीं आता।
अच्छा जी जनाब, जॉन विलियम असाइन करना है। वो कह रहा है जी इसको कैसे साइन करते हैं? आसान सा तरीका मैंने बताया हुआ है। बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर किस, बेस्ट सेलर डॉट ऑथर में ये वैल्यू असाइन करो। साइन के लिए ये होता है ना, कैरेट्स की हैं। हाँ बेस्ट सेलर, हाँ असल में ये है। हाँ बेस्ट सेलर डॉट ऑथर, और उसमें वैल्यू क्या साइन कर दे, ये देखो। हाँ जी, और उसने देखो मेरी बात सुनो, उसने आपको क्लियर तो बताया कि एक वेरिएबल लो बेस्ट सेलर, ठीक है, और किस टाइप का वेरिएबल है, बुक रिकॉर्ड का। तो बुक रिकॉर्ड में जब गए तो बेस्ट सेलर का मतलब क्या होगा? बेस्ट सेलर क्या आईएसबीएन है, ऑथर है, टाइटल है, सप्लायर है? ऑथर है, इसीलिए लिखा आपने बेस्ट सेलर डॉट ऑथर, और इसमें वैल्यू साइन कर दी जेम्स। तब आया ना जब वो जॉन तो यही तो आपको बताया नहीं उसने। ये देखो ये क्वेश्चन क्या था, राइट ए सूडोकोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर, एक वेरिएबल लो बेस्ट सेलर किस, किस डेटा टाइप का, बुक, और साथ में उसने स्टेटमेंट के हिसाब से आपको, सॉरी ये साइन करने का, सूडोकोड स्टेटमेंट टू साइन जॉन विलियम टू द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलर। तो बेस्ट सेलर डॉट ऑथर असाइन दिस वैल्यू जॉन विलियम। अच्छा डिक्लेयर कैसे होगा? डिक्लेयर बेस्ट सेलर, इसकी क्या डेटा टाइप, बुक, एक वेरिएबल लिया, डिक्लेयर किया बेस्ट सेलर, और फिर आगे आपने उसको कनेक्ट करके स्टोर कर दिया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ रही होगी। और एक मैं जल्दी जल्दी से सेट के बारे में बता दूं अगर नजर आ जाए, वरना फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएं, ताकि हम ये देखो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी हैं। लेकिन जब तक आप बुक का एक एक टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड करोगे, प्लस इसकी एक्सरसाइज नहीं करके जाओगे, ये आपके लिए उस वक्त मुसीबत बन जाएगी आपके लिए। और उस वक्त अफसोस रह जाएगा कि यार तो उस वक्त थोड़ा सा सर कह भी रहे थे पढ़ लो समझ लो, इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं ऐसे करते हैं, तो वो फिर आपके लिए उस वक्त अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हम्म। ये सब तो मर गए। नहीं देखो, हम कब दूस, आप हम लास्ट दूसरे को, हम नहीं नहीं हम दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, अपने आप को पहले चेक करें। लास्ट टाइम कब अच्छा मेरी बात सुनो, क्या डेफिनेशन है नॉन कंपोजिट डेटा टाइप की? डिफाइन दो डिफरेंट नॉन कंपोजिट की डेटा टाइप की एग्जांपल्स दो। अभी पढ़ी है, कल पढ़ी है नॉन कंपोजिट। हाँ, और साथ में और इन्यूमरेटेड यहाँ पे लिख देना, इन्यूमरेटेड, और यहाँ पे इसकी दो लाइनों की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पॉइंटर और यहाँ पे पॉइंटर की डेफिनेशन। और नॉन कंपोजिट डेटा टाइप टर्म को डिफाइन करो पहले, ये लिखी हुई है। फिर अगली देखो कंपोजिट डेटा टाइप, ये देखो ये इसकी एग्जांपल्स भी दे दी इसने। टू डिफरेंट बताओ कंपोजिट डेटा टाइप कौन कौन सी आज ही पढ़ी है आपने? रिकॉर्ड, सेट एंड क्लास, यहां लिख दो। ये देखो रिकॉर्ड, वन लाइनर डिस्क्रिप्शन दे दी, दूसरा सेट, ये डिस्क्रिप्शन दे दी, तीसरा क्लास, ये डिस्क्रिप्शन दे दी। इतना अगर आपने लिख दिया है, हाँ बाकी अगर मजीद उसमें उसमें कौन सी 10 लाइनें दी हैं, दो दो तीन लाइनों पे उसने डिटेल दी है, सेट की और उसकी क्लास की कितनी डिटेल दी है उतनी लिखनी है। और नंबर भी तो देखो कितने हैं, ये डी पार्ट के सिर्फ 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। एक नंबर उसका नाम देने का, एक नंबर की लाइन लिखने की डिस्क्रिप्शन, एक नंबर उसके नाम देने का, और एक नंबर उसकी लाइन लिखने का, तो 4 ही होंगे ना फिर। इससे ज्यादा जरूरत भी क्या है आपको? आपने वहां पे होशियारी नहीं दिखानी है, उसमें जो है बस वही है। सिंपल, अपनी लाइफ को मुश्किल में नहीं डालना, आसान नहीं रखनी है। ये देखो ये भी आर्ट होता है पेपर सॉल्व करना। ये की टर्म्स हैं कि सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है। फाइल एक्सेस में 2 टाइप्स हैं, एक सीक्वेंशियल, एक डायरेक्ट एक्सेस। ये है की टर्म्स, की टर्म पढ़ लेना। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं, अगर इनकी की टर्म्स की डिटेल को भी आप मेमोराइज कर लो ना,
आफ्टर स्टडिंग दीज टॉपिक्स, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एग्जैक्टली उसके वर्ड्स को आपने अटेम्प्ट करना है पेपर पे, बस। अच्छा, आपको पता है आप फाइल क्यों बनाते हो? लाजम है कि फ्यूचर में अगर आपको वो डाटा चाहिए होगा तो सेव करोगे तो मिलेगा ना। फाइल बनाते हैं, इसलिए फाइल बनाते हैं। अब आज का आपका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 13 में, फातिमा है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसको किसी ना किसी हद तक आप समझ लो, क्योंकि मैंने कल जो है ना, इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको ये स्टार्ट करने लगा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप पास से इसके पेपर ओपन करके देख लो। इस क्वेश्चन के बगैर कोई ऐसा पेपर नहीं है कि इस टॉपिक के अंडर आपका क्वेश्चन ना आया हो, पक्का क्वेश्चन है। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन पिछले टॉपिक्स में जरूर आएगी, लेकिन ये आपका चैप्टर नंबर 13.3 वाला पार्ट, जिसमें अच्छा 13.3 में अभी आपको पढ़ाता हूं, जरा गौर करो। ये आपको कन्वर्जन्स हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन का पता है? फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है। वो क्या होता है? न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? हाँ, तो प्रॉपर कब वो नंबर प्रॉपर कहलाएगा? जब जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा या छोटा होगा, जब वो प्रॉपर कहलाएगा। बड़ा होगा तो वो प्रॉपर कहलाएगा, अगर छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। ठीक है, ये मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इसके, डायनेरिक नंबर के, वो ये आपको बताता हूँ। और ये देखो, जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ये आपको मैंटिसा और एक्सपोनेंट पे इतने क्वेश्चन हैं, ये सारी, ये देखो, जरा चेक करो। एग्जाम्पल 13.1 स्टार्ट हुई है ना, ये देखो 13.2, 13.3, 13.4, ये एक्टिविटी आ गई। 13.5, 13.6, 13.7, ये एक्टिविटी आ गई। और 13.8, 13.9, ये एक्टिविटी आ गई। और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि लास्ट जो टॉपिक है 13.3, जिसमें तकरीबन 8 से 10 एग्जाम्पल्स हैं और साथ में एक्टिविटी दी हुई, मैथ है सारा। और ये अगर आप पेपर में देखो, पेपर में क्वेश्चन से भरा पड़ा है। ये क्वेश्चन जो है ना, मैंटिसा एक्सपोनेंट, क्या आपको मैंटिसा और एक्सपोनेंट का फर्क पता है? आपने कभी मैथ में नहीं देखा? कभी आपने पेपर में मैथ पे कहीं देखा हो? देखा होगा। बाय नेम आपको समझ नहीं आ रही, वैसे आपने देखा होगा। आपने बिग नंबर्स का साइंटिफिक नोटेशन देखा होगा, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5। यही तो होता है मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट, साइंटिफिक नोटेशन जिसे बोलते हैं, वो है। इसको इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल से, अगर आज मुझे टाइम मिलता है तो आज, नहीं तो कल से हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, और फिर फाइल ऑर्गेनाइज का मतलब उसको ओपन करना, सेव करना, क्रिएट करना, अपेंड करना। और सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक होती है। दूसरी, फाइल को ऑर्गेनाइज करने का तरीका रैंडम होता है। तीसरा, फाइल को ऑर्गेनाइज करने का वे दो ही है जी, एक सीरियल, एक सीरियल है, सॉरी, एक सीक्वेंशियल है, दो, और एक आपका इसमें रैंडम होता है। ऑर्गेनाइज करने की तीन डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तीनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में? सीरियल। दूसरा क्या है फाइल ऑर्गेनाइज करने का वे? सीक्वेंशियल। तीसरा रैंडम। तीन है। अब जरा थ्योरी पढ़ लें, इसको समझ लें। बस ये तीन टॉपिक्स ही हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, है ना? अच्छा, अच्छा, इस टॉपिक में ना दो हिस्से हैं। एक है फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फिर उसमें पड़े हुए डाटे को एक्सेस कैसे करना है, फाइल एक्सेस। अच्छा, एक्सेस करने के भी आगे पार्ट्स हैं, ये देखो।
फाइल एक्सेस के ये टॉपिक आया, दूसरा हिस्सा सीक्वेंशियल एक्सेस करना है, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट एक्सेस करना है। दो ही है, डायरेक्ट एक्सेस है और सीक्वेंशियल एक्सेस। अब आपने इनको याद कर लेना, थ्योरी पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको याद भी कर लेना। इसका मतलब फाइल ऑर्गेनाइज करने के 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं। कौन कौन सी? सीरियल, दूसरी सीक्वेंशियल, तीसरी रैंडम। सीरियल, सीक्वेंशियल, रैंडम। और एक्सेस करने के कितने वेज हैं? सीक्वेंशियल, वही है हाँ, सीक्वेंशियल, सीक्वेंस के साथ, सीरियल, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट, ये फर्क है। अब आप इस फर्क को देख लेना। तो इस टॉपिक में 2 हिस्सों को अलग अलग मैं बताने लगा हूं, एक्सप्लेन करने लगा हूं। कोशिश करना जितनी आपको पेपर की नीड के मुताबिक टेक्स्ट को मेमोराइज करना वो कर लो। फर्क पता होना चाहिए तीनों में। एक तो इनकी हेडिंग के अंडर क्या आता है, नाम इनके, और कम से कम 2 से 3 लाइनों की डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 में अगर आपको वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट पूछ ले तो आपको पता हो 3 वेज होते हैं ऑर्गेनाइज करने के। नंबर 1 सीरियल, नंबर 2 सीक्वेंशियल, नंबर 3 रैंडम। फिर अगर आपको कहा जाए उसमें डेटा रखना है या उठाना है, रिट्रीव करना है या स्टोर करना है, एक्सेस से बोलते हैं, तो आपको अगर 2 होते हैं, एक सीक्वेंशियल होता है और एक डायरेक्ट होता है। कब डायरेक्ट कब सीक्वेंशियल ये अब अलग से एक टॉपिक है, वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन करने के 3 तरीके वो देख लें, ऑर्गेनाइज कैसी होती हैं। एक्सेस बात की बात है, पहले ऑर्गेनाइज करने का देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। कंप्यूटर आर यूज टू एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू प्रेजेंट इट एज यूजफुल इंफॉर्मेशन। Millions of people expect to be able to retrieve the information they need in a useful form when they ask for it। जब मुझे जानना है कि मुझे पाकिस्तान इंडस्ट्री की जो एक्टर हैं उनका डाटा चाहिए, पाकिस्तान पॉलिटिशियन का डाटा चाहिए, पाकिस्तान के अंदर बिकने वाली प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, तो कहीं वो डाटा पड़ा ही होगा ना, ऑर्गेनाइज करके रखा ही होगा ना, तो फिर ही तो उसको एक्सेस होगा। और इसका अल्टीमेट फायदा क्या होता है? आपको एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो, जब आप चाहो, जिसको चाहो, वो एक्सेस भी तो मिले ना आपको उसकी। तो ये 2 चीजें इसमें। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सपेक्ट टू बी एबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन दे नीड इन ए यूजफुल फॉर्म व्हेन दे आस्क फॉर इट। इस मकसद के लिए आप फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हो, ताकि आपने जानना है, आपने यहां से ट्रेवल करना है उम्रे के लिए, सऊदी अरब जाना है, तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइज वे में डाटा पड़ा होगा तो उसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हो ना, जब जरूरत पड़ती है आप उसको। कौन कौन सी फ्लाइटें जाती हैं, किस किस टाइम पे जाती हैं, किसका क्या रेट है, टिकट के आने जाने का क्या है, वन वे का क्या है, रिटर्न टिकट कितने में पड़ती है, लगेज कितना मुझे कैरी, हैंड कैरी कितना अलाउड है, अगर एक्स्ट्रा बैगेज लेना है तो उसका कितना, ये कहीं डाटा पड़ा होगा तो मिलेगा ना आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये 3 लाइनों में आपको समझ आ गई होगी कि आप असल में कंप्यूटर आप यूज करते हो इसके लिए, are used to access vast amount of data and to present it as useful information. Millions of people expect to be able to retrieve the information they need in a useful form when they ask for it. 3 लाइनों की समझ आ गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से। This information is all stored as data in a files। कहीं होगा तो मिलेगा ना, फाइलों में होगा तो मिलेगा ना। Every time, जैसे एवरीथिंग फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट टू मूवी कलेक्शंस, सारा डाटा ही पड़ा हुआ है। तो आप देख लो, मैंने अभी कल ही मिजान बैंक में पिछले 2 साल की ट्रांजैक्शन देखनी थी कि मेरे किस किस वक्त में कितनी अमाउंट आई, कितनी अमाउंट निकली, किस दिन पे कितने निकाले पैसे, कितने कहाँ सैलरी, मेरी सोर्सेज कौन सी हैं। वो सारा मेरी एक सैलरी से एक सोर्स है, दूसरी सैलरी मेरी दूसरी सोर्स है, पार्ट टाइम ये वो क्लाउड के ऊपर मैं अगर काम कर रहा हूँ वहां से भी आ रही है मेरे बैंक के अंदर, मिजान बैंक के अंदर। तो ये स्टेटमेंट मुझे कैसे मिली? डाटा था ना तो मिली, वरना तो मैं वो अपने काम के लिए उसे। हाँ, या दूसरा इसने बैंक स्टेटमेंट या मूवी कलेक्शंस। इन ऑर्डर टू बी एबल टू फाइंड डाटा एफिशिएंटली इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा तो मिलेगा ना, डिसऑर्डर नहीं होगा। अच्छा,
डेटा ऑफ ऑल, जरा इसको जरा समझो, डेटा ऑफ ऑल टाइप्स इज स्टोर्ड एज record in files. These files can be organized using different methods. Method number 1, serial. फिर भूल गए, रैंडम। रैंडम। अब इनमें फर्क है, ये देखो है छोटा सा डिफरेंस, सीरियल और सीक्वेंशियल में छोटा सा डिफरेंस है, जरा गौर से इसको पढ़ लो, बाद बात समझ ही नहीं आती क्या फर्क है सर दोनों। अभी कितनी है टाइम, हो गया टाइम? एक टॉपिक कर लेते, ये देखो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड क्या करता है, फिजिकली स्टोर रिकॉर्ड ऑफ डाटा इन ए फाइल। फिजिकली लाइन में स्टोर होगा रिकॉर्ड के तौर पे, एक वन आफ्टर अनदर, जैसे बैंक्स में, या आपके बिल्स जो जनरेट होते हैं, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, आपके वासा के बिल्स हो गए, आपके टेलीफोन के बिल्स हो गए, ये आपका डेट वाइज बनता है। हर जो फर्स्ट जैसे ही आती है, हर फिफ्थ को हमारा जो है टेलीफोन के बिल्स प्रिंट निकल आते हैं, जो भी जितनी यूटिलाइजेशन होती है आपके कॉल्स की उसके मुताबिक, इन द ऑर्डर दे वर एडेड टू द फाइल। न्यू रिकॉर्ड्स, अच्छा इसमें गौर करो, पहला रिकॉर्ड पहले नंबर पे लग गया, दूसरा रिकॉर्ड दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। जब आप नया रिकॉर्ड एंटर करते हो सीरियल में, कि क्या बिहेवियर है, न्यू रिकॉर्ड आर अपेंडेड टू द एंड ऑफ द फाइल। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर टेम्परेरी फाइल स्टोरिंग ट्रांजैक्शन जब होती हैं, टू बी मेड टू मोर परमानेंट फाइल। परमानेंट फाइल में जाने से पहले ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए, कमिट करने के लिए, ये आपका क्या करता है, अपेंड करता रहता है। जो जो नया रिकॉर्ड है वो अपेंड होता रहता है, पुरानों के अंदर नहीं, बीच में कहीं नहीं इंसर्ट हो रहा है, एंड पे जाके लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल के दौर में आपको पता है, स्टोरिंग कस्टमर मीटर रीडिंग फॉर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिफोर दे आर यूज टू सेंड द बिल टू ऑल कस्टमर। इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं फाइल में, इसे सीरियल बोलते हैं। एक एक करके जिस चीज का है उसको, अच्छा, एज ईच ट्रांजैक्शन इज एडेड टू द फाइल इन ऑर्डर ऑफ अराइवल, दीज रिकॉर्ड विल बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज आपका होता है। नवंबर के होंगे, फिर ट्रांजैक्शन जब दिसंबर के होंगे, दिसंबर के बिल बनेंगे। जब जनवरी आ गया तो अब जनवरी के मंथ के एंड के ऊपर जनरेट होंगे, गैस के बिल भी होंगे, आपके फोन के भी होंगे, आपके वाटर के भी होंगे। और ये दो तीन पॉइंट, अगर आप ये दो तीन लाइनें याद कर लेना, क्या, एज ईच ट्रांजैक्शन इज एडेड टू द फाइल इन ऑर्डर ऑफ अराइवल, दीज रिकॉर्ड विल बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, ये हो गया जी, दिस इज ऑल अबाउट सीरियल। कितना रह गया, एक सेकेंड, वो यार 4 लाइनें रह गई हैं, सब्र कर ले, खत्म नहीं करना, सारी उम्र पढ़ना है हमने, हैं? हाँ तो गए सारे, सारी उम्र ही पढ़ना है अभी। अभी तो ऐसा ही लग रहा है जैसे सारी उम्र ही पढ़ना है, हैं? कितना टाइम रह गया, एक सेकंड मैं इधर देख लो, इसमें टाइम है हमारे पास। अच्छा चलो, छोटी सी बात है, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, जो सीरियल की डिस्क्रिप्शन थी ना, ये आपको का सर फर्क नहीं नजर आ रहा। ये अगर आप दो तीन लाइनें ऊपर वाली देखो, सीरियल की क्या लिखी हुई है, सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड फिजिकली स्टोर्ड रिकॉर्ड ऑफ डाटा इन ए फाइल वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर ऑफ दे वर एडेड टू द फाइल। अच्छा, ये जो लाइनें आपने दो मैंने पढ़ाई है ना, सिक्वेंशियल में देखो क्या लिखा हुआ है, मजे की बात है। इन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड फिजिकल स्टोर रिकॉर्ड ऑफ डाटा इन ए फाइल वन आफ्टर अनदर इन गिवन ऑर्डर, इन ए गिवन ऑर्डर। और गौर करो, क्या वही चीजें नहीं लिखी हुई जो सीरियल के लिए वही लिख दी, फर्क वही, तो मसला है। दी ऑर्डर जो होता है ना, जो ऑर्डर लगता है वो यूजुअली बेस्ड ऑन द की फील्ड, ये है जी इसका ऑर्डर का फर्क है, की फील्ड का फर्क है। जैसे बिल्स आपके स्टोर हो रहे हैं कस्टमर आईडी की बेस पे होंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ उसकी प्लेसमेंट,
प्लेसमेंट होगी, प्लेसमेंट उसमें क्या होता है, उस पे नया रिकॉर्ड आता है, एंड पे ऐड होता रहता है। इसमें क्या होता है, ये कस्टमर आईडी की बेस पे ऐड होता है, की फील्ड के ऊपर होगा। आपको पता है जितने भी आपके टेलीफोन लगे हुए हैं आपके घरों पे पीटीसीएल का, सबका कस्टमर आईडी है। कभी गौर किया है, आपके बिल के ऊपर कस्टमर आईडी लिखा होता है। वो इस फॉर्म को, इस ऑर्डर को, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है, सीक्वेंशियल को। समझ आइए, की फील्ड उसमें होती है कस्टमर आईडी। नादरा में की फील्ड क्या है आपका, सीएनआईसी नंबर। हर के क्या जो रिकॉर्ड उसमें एक्सेस करते हैं, या उसको रिकॉर्ड को जब आप रिट्रीव करते हो या उसको मॉडिफाई करते हो या उसमें ऐड करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, एक नया बच्चा पैदा हुआ 18 साल का हुआ, तो उसका एक आईडी होगा ना, फिर सीएनआईसी नंबर। तो वो फिर रिकॉर्ड वहां पे उस सीएनआईसी की बेस पे ऐड होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कोई और चीज, सीएनआईसी की फील्ड के ऊपर। और 10 साल के बाद वो जब आपका कोई मॉडिफिकेशन होती है या उसको नया रिन्यू करवाने आता है, तो उसको फिर वो सीक्वेंस में जाके वहीं पे मिलता है जिस सीक्वेंस में वो ऐड हुआ है। ऐसे बोलते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर, की फील्ड की बेस पे। की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड एज दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर होता है, किसी का भी आईडी दूसरे के साथ मिलता नहीं है। सीएनआईसी अगर है, हर एक अलग अलग है। ये सीक्वेंशियल में ये वे होता है हाउ टू स्टोर योर रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल कुड बी यूज बाय सप्लायर to store customer record for gas or electricity in order to send regular bills to each customer, or record are stored in ascending customer number order where the customer number क्या है, एक की फील्ड है that uniquely identify each record। डेटाबेस, डेटाबेस का टॉपिक आपको याद होगा, जब मैंने टेबल बनाया था उसमें एक की फील्ड दी थी, जैसे उसके प्राइमरी की, क्या वो सीक्वेंस के साथ नहीं थी, छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। यही तो है, यही तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें की फील्ड की बेस के ऊपर सारा मेंटेन करता है डाटा। जैसा ये आपको यहां नजर आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर 1 रिकॉर्ड, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आईडी, आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। न्यू रिकॉर्ड मस्ट बी एडेड टू द फाइल इन करेक्ट प्लेस, नॉट एट द एंड ऑफ फाइल, एट योर करेक्ट प्लेस। मिसाल के तौर पे इसमें एक चीज अगर गौर करो, कौन सी चीज मिसिंग नजर आ रही है नंबर में, हाँ 5 नहीं है, 6 नहीं है। अगर 5 रिकॉर्ड आता है तो इसने यहां नहीं ऐड होना, इसने यहां पे ऐड होना है। 6 रिकॉर्ड आता है तो इसने यहां नहीं ऐड होना। ये था सीरियल में मसला। सिक्वेंशियल में अपने पॉइंट पे उसने ऐड होना है, ऑर्डर में ऐड होना है, जहां पे पोजीशन बनती है वहां ऐड होना है। हाँ, न्यू रिकॉर्ड मस्ट बी एडेड टू ए फाइल इन ए करेक्ट place. For example, if customer 5 is added to the file, the structure becomes like this। ऊपर नहीं था ना, इधर इधर आ गया। 6 जब आएगा तो अपनी जगह पे आएगा, जब कभी उसको रिकॉर्ड को डाला जाएगा वो अपनी ऑर्डर में अपनी जगह पे आएगा। नहीं, हाँ रैंडम में ऑर्डर मैटर नहीं करता। रैंडम में जो आया जब आया ठक लगाया, यही लिखा हुआ है। बस मैं इस लाइन के साथ खत्म कर रहा हूँ। The random file organization method physically store record of data in a file in any available position। The location of any record in a file is found by। अच्छा, वहां तक जाते कैसे हैं, देखो मेरी बात सुनो। ये तो नहीं कि आपने रिकॉर्ड बना के स्टोर कर दिए, कल को उसको ओपन करके नहीं देखना, कभी जरूरत नहीं पड़नी उसको दोबारा चेक करने के लिए। आप वो कहेगा वो मिलता किस तरह है। सीक्वेंशियल में तो आसान सा तरीका मिलाने का, पहले रिकॉर्ड से स्टार्ट करें, जब वो मिल गया आ गया सामने। रैंडम में क्या है, रैंडम में उसने जहां मर्जी स्टोर कर दिया, अगर आपको कल को ढूंढना तो कहाँ ढूंढोगे। सीक्वेंशियल में तो एक तरीका है ना, ऑर्डर में पड़ा हुआ ऑर्डर में मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, इसके लिए एक एल्गोरिथम यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम। और ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें भी अगेन की फील्ड का ही रोल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ की फील्ड। ये 3 अगर आपने मेरे साथ आज टॉपिक पढ़े हैं तो मेहरबानी इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, तो पढ़ भी लेना। रिकॉर्ड कैन बी एडेड एट एनी एम्प्टी पोजीशन। ये नोट है फॉर योर रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फायदे भी नजर आ रहे हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन मेथड में, कुछ नुकसान भी नजर आ रहे हैं। ये आपको ये, हाँ, एक्सेस वे क्या है, सीक्वेंस में एक्सेस हो सकता है और एक डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकता है।
सीक्वेंस का मतलब है अगर आपने रिकॉर्ड नंबर 1000 पे जाना है तो सीक्वेंस में आएगा, पहला रिकॉर्ड 9, दूसरा 9, तीसरा 9, सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा ढूंढने के लिए। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट उसको रीड करो। हर एक एक्सेस में डायरेक्ट एक्सेस इज द एफिशिएंट वे टू रीच योर रिकॉर्ड। सीक्वेंशियल इज प्रोसेस करता है इन ऑर्डर, then it will reach its destination or your required record सीक्वेंस के साथ। इंशाल्लाह कल मैं इस टॉपिक को क्लोज करते ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, और करने के बाद मैं आपको इस टॉपिक पे ले आऊँगा। मेरी ख्वाहिश है कि इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको इंशाल्लाह एग्जाम में काम आएगा।